लेक्चर में हमने बात की थी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को लेके, ठीक है। सो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन हमने बात किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है, और वो आपके पास क्या आया था। सो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आपके पास आया था डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू डॉट जी बाई के इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ। यही था आपके पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ये जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है उसपे यहाँ पे ये जो अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा, इस अल्फा को आपने क्या बोला था, ये जो अल्फा है आपके पास थर्मल डिफ्यूजिविटी, करेक्ट है। यही आपने बोला था कि ये आपके पास थर्मल डिफ्यूजिविटी है, थर्मल डिफ्यूजिविटी, करेक्ट। और थर्मल डिफ्यूजिविटी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया था वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास क्या था। सो अल्फा इज इक्वल टू आपके पास था दैट इज नथिंग बट द k बाई रो सी, यही था आपके पास, करेक्ट है। सो यहां से आप देखोगे तो आपके पास जो k है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी जो कि आपके पास मटेरियल की प्रॉपर्टी है। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं रो मेरे पास क्या है, सी मेरे पास क्या है। सो रो मेरे पास क्या है, रो इज नथिंग बट द डेंसिटी, वो भी आपके पास किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, राइट। जो स्पेसिफिक हीट है वो भी आपके पास क्या है, वो भी आपके पास मटेरियल की प्रॉपर्टी है, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब यहां से अगर देखोगे तो ये जो C है, ठीक है, ये जो C इसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट को जब डिफाइन करना होता है तो हम इस स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन करते हो, तो स्पेसिफिक हीट को यूनिट, ठीक है, सबसे पहले हम यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या है भाई, यूनिट है आपके पास जूल पर केजी केल्विन, करेक्ट है। और इसको अगर डिफाइन करना होगा तो हम डिफाइन भी कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, कि 1 केजी सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है, 1 केजी सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की नीड होती है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो स्पेसिफिक हीट, करेक्ट है। सो 1 केजी सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, सो यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर चेंज करने की, राइट। और टेम्परेचर चेंज करने की आप बात कर रहे हो तो टेम्परेचर चेंज चाहे आप डिग्री सेल्सियस स्केल पे लेके देखो या आप केल्विन स्केल पे लेके देखो, मीनिंग जो है वो मीनिंग आपके पास सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट है इसको और हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, करेक्ट है पॉइंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करते हैं तो जो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है, वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो आप क्या लिखते हो, वो आप लिखते हो 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन, करेक्ट। अब आप देखो कोई भी प्रॉब्लम बना रहे हो, चाहे आप प्रॉब्लम थर्मोडायनामिक्स में बनाओ या प्रॉब्लम आप हीट ट्रांसफर में बनाओ, ठीक, अगर आपके पास स्पेसिफिक हीट गिवन है, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट अगर गिवन है आपके पास 4.18 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपको इस फॉर्म में दिया हो, मतलब पर डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में दिया हो तो उसको आप केल्विन में चेंज करते बैठ जाओ, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हम बात किसकी कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस की। और टेम्परेचर डिफरेंस चाहे आप केल्विन स्केल पे लेकर करो या फिर आप डिग्री सेल्सियस स्केल पे लेकर करो, मीनिंग जो है आपके पास क्या है, मीनिंग आपके पास सेम है, करेक्ट है पॉइंट। सो अगर आपके पास 4 अगर हम वाटर के स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, सो चाहे आप 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन बोलो या फिर आप 4.18 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस बोलो, ठीक है, आपके पास सेम मतलब है उसका, क्लियर पॉइंट, ठीक। अच्छा ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई भाई स्पेसिफिक हीट की, राइट। अच्छा ये हो गया m इंटू सी, ये m इंटू सी को हम क्या बोलते हैं, ये जो m इंटू सी है इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास हीट कैपेसिटी, करेक्ट है। और ये जो हीट कैपेसिटी है इसकी जो यूनिट है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा जूल पर केल्विन, करेक्ट है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है, ये जो स्पेसिफिक हीट होता है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, और जो मेरे पास हीट कैपेसिटी होता है वो हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, करेक्ट है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, राइट। अब देखो, अब यहां से अगर देखोगे तो कई बार आपके पास यूनिट से भी आप चेक कर सकते हो ना, यूनिट से भी आप चेक कर सकते हो कि आपको स्पेसिफिक हीट दिया है या फिर आपको हीट कैपेसिटी गिवन है, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। तो इन चीजों को आप चेक कर सकते हो, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया मेरे पास हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो गया m into c which is nothing but the हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो m by v है, m by v को हम क्या बोलते हैं भाई, m by v को हम बोलते हैं डेंसिटी,
ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास रो इंटू सी, करेक्ट है। सो ये आपके पास हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम बोलिए, या फिर आप बोल सकते हो और क्या, आप बोल सकते हो वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी, वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी, करेक्ट है पॉइंट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख रहे हो थर्मल डिफ्यूजिविटी का, यहाँ पे आपके पास रो सी आया है, ठीक है, और रो सी आपके पास क्या है, रो सी इज नथिंग बट द हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। यूनिट की अगर बात करोगे तो यूनिट क्या हो जाएगा भाई, यूनिट हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये हो गया जूल पर केल्विन पर मीटर क्यूब, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मीटर क्यूब, ये किसकी यूनिट है, ये आपके पास रो सी मतलब हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम की यूनिट है। क्लियर इतना पॉइंट, ठीक है। सो अगर यहाँ पे रो इंटू सी आप जो देख रहे हो तो वो आपके पास क्या है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ थर्मल डिफ्यूजिविटी को लेके, ठीक है। सो थर्मल डिफ्यूजिविटी ये तो समझ आ गया कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मैथमेटिकली अगर देखोगे तो आप मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, k बाई रो सी, ठीक है। अच्छा इसको आपको फिजिकली समझना है, ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये चीज आपको समझना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये जो थर्मल डिफ्यूजिविटी ये बेसिकली होता क्या है। जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है दिस इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंडक्टेड, ये रेशियो है एक्चुअली अमाउंट ऑफ heat energy, amount of heat energy conducted, amount of heat energy conducted to amount of heat energy stored, amount of heat energy stored, करेक्ट है। सो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंडक्टेड टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी स्टोर्ड का इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी, करेक्ट है। और ये आपके पास किसकी प्रॉपर्टी है, ये आपके पास मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अच्छा यूनिट अगर आप देखना चाहो तो यूनिट भी आप देख सकते हो, यूनिट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे यूनिट अगर देखना चाहोगे तो ये हो गया अल्फा, और यहां से देखिए के की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट की हम बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट की हम बात कर रहे हैं, अल्फा की यूनिट आपको फाइंड आउट करनी है एसआई सिस्टम में। सो के की यूनिट मेरे पास क्या होती है, के की जो यूनिट है ये आपके पास है वॉट पर मीटर केल्विन डिवाइडेड बाय, ठीक है। अच्छा रो की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी की जो यूनिट है ये आपके पास हो गया केजी पर मीटर क्यूब इनटू, अच्छा सी स्पेसिफिक हीट, इसकी यूनिट मेरे पास क्या हो जाएगी, जूल पर केजी केल्विन, ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो देखो क्या क्या टर्म जा रहा है, ये केजी से ये केजी चला गया, ठीक है, और यहां से देखोगे 1 बाई केल्विन ये चला गया। सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आएगा, ये हो गया मेरे पास वॉट, ये हो गया मेरे पास मीटर, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब, और ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया जूल, करेक्ट। अच्छा वॉट को और क्या लिख सकते हो, वॉट को आप क्या लिख सकते हो, जूल पर सेकंड, ठीक है। सो जूल पर सेकंड लिख लीजिए, जूल पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया आपके पास मीटर क्यूब इनटू यहां पे क्या आ जाएगा, ये हो गया मीटर, और ये हो गया आपके पास जूल, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे सो जूल से जूल चला गया, ये हो जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो अल्फा की जो यूनिट होगी वो मेरे पास क्या होगी, अल्फा की जो यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगी। फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में अगर आप देखना चाहते हो तो फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में भी देख सकते हो। फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा अल्फा, तो ये लिख सकते हैं एल स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है, ये हो गया आपके पास फंडामेंटल डायमेंशन के फॉर्म में, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो अल्फा आपके पास क्या है, अल्फा है आपके पास थर्मल डिफ्यूजिविटी, करेक्ट। अच्छा एक चीज और समझिएगा यहां ध्यान से, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो किसके बारे में, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, करेक्ट है। आप पढ़ते हो किसके बारे में, आप पढ़ते हो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को और हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिस इज आल्सो कॉल्ड मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, दिस इज आल्सो कॉल्ड मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, करेक्ट है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं न्यू से, और न्यू बेसिकली होता क्या है, न्यू आपके पास है दैट इज नथिंग बट द म्यू बाय रो, करेक्ट। अच्छा न्यू की यूनिट अगर आपको देखना है तो न्यू की यूनिट को भी आप देख सकते हो, ठीक है, न्यू की यूनिट क्या होगी भाई, अच्छा ये जो म्यू है डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो मेरे पास क्या होती है, म्यू की यूनिट, ये मेरे पास क्या होता है, म्यू की यूनिट ये होता है मेरे पास न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। दिस इज नथिंग बट द न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये किस में होता है, ये होता है मेरे पास एसआई सिस्टम में। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, एमकेएस सिस्टम में होता है केजी पर मीटर सेकंड, करेक्ट है। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, केजी पर मीटर सेकंड। और अगर हम बात करते हैं डायनामिक विस्कोसिटी के लिए तो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूं देखिएगा, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 केजी पर मीटर सेकंड,
गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 केजी पर मीटर सेकंड, करेक्ट। नाउ न्यू की यूनिट अगर देखना है तो न्यूटन सेकंड पर मीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं केजी पर मीटर सेकंड, ये हो गया। और मेरे पास जो डेंसिटी है इसकी यूनिट में क्या लिख सकता हूं, ये हो गया मेरे पास केजी पर मीटर क्यूब, करेक्ट। सो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो न्यू की यूनिट भी मेरे पास क्या आ गया केजी पर मीटर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया मीटर क्यूब पर केजी, केजी से मेरे पास केजी चला गया, ये हो गया मेरे पास स्क्वायर, तो यहां से अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड, करेक्ट। सो जो आपके पास मोमेंटम डिफ्यूजिविटी है या फिर इसकी को आप बोलते हो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसकी भी यूनिट आपके पास क्या है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहां पे जो आप थर्मल डिफ्यूजिविटी भी देख रहे हो इसकी भी यूनिट क्या होती है आपके पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड, करेक्ट है पॉइंट। तो अगर आपके पास अल्फा की यूनिट अगर आपसे पूछता है तो अल्फा की यूनिट के लिए आपको ठीक है वरी करने की जरूरत नहीं है भाई, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट है, जो आपके पास मोमेंटम डिफ्यूजिविटी की यूनिट है, वही यूनिट आपके पास किसकी होगी, वही यूनिट आपके पास थर्मल डिफ्यूजिविटी की होगी, करेक्ट है। और यहां से अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं न्यू बाई अल्फा, न्यू बाई अल्फा, करेक्ट है, न्यू बाई अल्फा, इसका मतलब क्या है, न्यू की यूनिट भी वही है, अल्फा की यूनिट भी वही है, इसका मतलब जब आप न्यू बाई अल्फा देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास एक डायमेंशनलेस नंबर आएगा, डायमेंशनलेस नंबर आएगा, और इसी डायमेंशनलेस नंबर को, ठीक है, इसी डायमेंशनलेस नंबर को आप आगे जाके क्या बोलते हो, आगे जाके आप बोलोगे प्रांडल नंबर, करेक्ट है। ये जो डायमेंशनलेस नंबर आएगा मतलब जो न्यू बाई अल्फा का जो रेशियो है, ठीक है, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी आपके पास एक डायमेंशनलेस नंबर आएगा, और ये जो डायमेंशनलेस नंबर है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रांडल नंबर, राइट। तो हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट में आप नंबर ऑफ डायमेंशनलेस नंबर देखोगे, ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ डायमेंशनलेस नंबर, और उसमें एक डायमेंशनलेस नंबर आप पढ़ोगे प्रांडल नंबर, और बेसिकली प्रांडल नंबर क्या है, आपके पास रेशियो है किसका किसका, न्यू और अल्फा का, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो कभी भी आपके पास अल्फा की यूनिट पूछे तो आपके पास ऐसा नहीं कि आप यहां से, ठीक है, आप पहले अल्फा की डेफिनेशन, अल्फा का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हो, अल्फा इज इक्वल टू के बाई रो सी आप लिख रहे हो, उसके बाद क्या कर रहे हो, के की यूनिट पुट कर रहे हो, रो की यूनिट पुट कर रहे हो, सी की यूनिट पुट कर रहे हो, ठीक है। तो इतना जरूरत नहीं है, आपको पता है कि जो यूनिट आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी की है वही यूनिट आपके पास किसकी है, आपके पास थर्मल डिफ्यूजिविटी की, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट आपके पास यहां से अगर देखोगे तो थर्मल डिफ्यूजिविटी का, ठीक है, रियल लाइफ आपके पास अगर मैं एग्जांपल बोलूं, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि मान लीजिए मेरे पास दो मटेरियल है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास दो मटेरियल है, और दो मटेरियल मेरे पास कौन कौन सा है, एक्स और वाई, ठीक है, मेरे पास दो मटेरियल है, और दो मटेरियल मेरे पास क्या है, एक्स और वाई, ठीक है, और दोनों मटेरियल का यहाँ पे आपके पास, चलिए ये आपके पास रॉड है, ठीक है, ये दोनों मटेरियल का आपके पास क्या है, आपके पास रॉड है, करेक्ट। अच्छा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोल देता हूं कि मान लो जो एक्स है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मेटल है, ठीक, और जो आपके पास वाई देख रहे हो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लकड़ी है, मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास है वुड, क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एंड ए है, ठीक है, यहां पे इसको मैं बोल देता हूं कि ये मेरे पास एंड ए है, और ये मेरे पास क्या है, एंड बी है। सिमिलरली यहां पे भी मैं क्या बोलता हूं, ये मेरे पास एंड ए है, और ये मेरे पास क्या है, एंड बी है, क्लियर। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, एंड ए को मैं क्या कर रहा हूं, एंड ए को मैं, ठीक है, एक फ्लेम के थ्रू, ठीक है, एक फ्लेम के हेल्प से मैं क्या करता हूं, इसको गर्म करता हूं, ठीक है। सो एंड ए को मैं क्या कर रहा हूं, एंड ए को मैं गर्म कर रहा हूं। सिमिलरली यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, फ्लेम के हेल्प से, ठीक है, ये जो एंड ए है इस एंड ए को मैं क्या करता हूं, ठीक है, गर्म करता हूं, करेक्ट। अब आप क्या करते हो, अब आप ये करते हो कि आप ये जो एंड बी आप देख रहे हो, ठीक है, इस एंड बी को आप टच करके देखिए, ठीक है, इस एंड बी को आप पकड़ के देखिए, तो चलिए आप यहाँ पे एंड बी को पकड़ रहे हो, और सिमिलरली आप यहाँ पे भी एंड बी को क्या कर रहे हो, एंड बी को आप पकड़ रहे हो, क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइएगा, ठीक है, दिस इज रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है, ऐसा आप ऑब्जर्व भी किए होंगे कि अगर आप एंड बी को अगर आप यहाँ पे टच करके देखते हो तो किसमें आपको फास्ट हीट एनर्जी का फील होने वाला है, ठीक है, किसमें आपको फास्ट हीट एनर्जी का फील होने वाला है, आपको मेटल के रॉड में होने वाला है या लकड़ी के रॉड में होने वाला है, ठीक है, आपको किसमें फास्ट हीट एनर्जी का फील होने वाला है, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो कि भाई मेटल में मेरे को क्या होगा, जो हीट एनर्जी का जो फील होगा वो फास्ट होगा एज कंपेयर टू वुड, करेक्ट है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है मेटल का, ठीक है, मेटल का जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है वो मेरे पास क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वुड, करेक्ट है पॉइंट। जो मेटल की जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है
वो मेरे पास ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, वुड के कंपेयर में। मतलब समझिएगा ध्यान से, हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर मैं बोलता हूँ ये जो मेटल है इस मेटल की थर्मल डिफ्यूजिविटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, अभी मैंने डिफाइन किया था थर्मल डिफ्यूजिविटी, मैंने क्या बोला था, ये जो अल्फा है दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी conducted to amount of heat energy stored, यही मैंने बोला था। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, मेटल में क्या हो रहा है, मेटल में यही हो रहा है कि आपके पास जैसे ही आपने हीट एनर्जी सप्लाई किया, ठीक है, जैसे ही आपने हीट एनर्जी सप्लाई किया, सो ये जो मेटल है ये मेटल क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, और लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, मेटल में अगर आप देखोगे तो हो क्या रहा है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को कंडक्ट कर रहा है, और बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। इसीलिए आपको बहुत ही कम टाइम में आपको हीट एनर्जी फील होना स्टार्ट हो जाता है, कहां पे, एंड बी पे। लेकिन वुड क्या करता है, वुड को अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या हो रहा है, कम हीट एनर्जी को क्या करेगा, कम हीट एनर्जी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कम हीट एनर्जी को कंडक्ट कर रहा है, और ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी को स्टोर कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो ये डिफरेंस है किसमें, ये डिफरेंस है आपके पास। ठीक है, जब हम वुड के रॉड को एंड बी पे छू के देखते हैं, और जो ये मेटल का रॉड है उसके एंड बी को हम टच करके या छू के देखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो यहाँ पे हीट एनर्जी आपको फास्ट होने का रीजन क्या है, हीट एनर्जी जो आपके पास फास्ट जो फील होगा उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आपके पास यही है कि जो मेटल की जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है वो आपके पास ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वुड। करेक्ट, इस चीज को और आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे आपके पास मान लीजिए विंटर का टाइम है, करेक्ट है, आपके पास विंटर का टाइम है, और विंटर के टाइम में आपके पास मान लीजिए जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस है। करेक्ट है, विंटर का टाइम है, और विंटर के टाइम में मान लीजिए आपके पास जो एम्बिएंट का टेम्परेचर है वो कितना है भाई, 10 डिग्री सेल्सियस है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास दो रूलर है, ठीक है, या दो रॉड है समझ लीजिए। एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास है मेटल का रॉड, और दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा है मेरे पास वुड का रॉड। करेक्ट, अब देखो, अब आपके पास अगर मैं बोलूं कि आपके पास किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, अगर ये दोनों ही एम्बिएंट में रखा हुआ है, आपके पास लकड़ी का रॉड भी एम्बिएंट में रखा हुआ है, आपके पास मेटल का जो रॉड है वो भी एम्बिएंट में रखा हुआ है। सो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बताइए किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसका टेम्परेचर कम होगा, या दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो आंसर है कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम होगा। करेक्ट है, दोनों का जो टेम्परेचर है, मेटल का जो रॉड है और आपके पास जो वुड का जो आपके पास रॉड है, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। लेकिन आप ये देखोगे कि अगर आप मेटल के रॉड को अगर आप छू के देखोगे तो वो आपको ज्यादा ठंडा लगेगा एज कंपेयर टू लकड़ी। ठीक है, एज कंपेयर टू वुड आपके पास जो मेटल का रॉड है वो आपको ठंडा फील होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, वो आपको ठंडा फील होगा। इसका रीजन क्या है भाई? इसका रीजन यही है कि आपके पास जो मेटल का जो रॉड है उस मेटल के रॉड की थर्मल डिफ्यूजिविटी, मेटल का जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है वो आपके पास ज्यादा है एज कंपेयर टू वुड। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो ये हो गया आपके पास थर्मल डिफ्यूजिविटी के बारे में। ठीक है, सो मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो थर्मल डिफ्यूजिविटी है बेसिकली क्या, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ K by rho C। ठीक है, यहां से अगर आप डेफिनेशन से जाओगे सो दिस इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंडक्टेड टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी स्टोर्ड। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो ये सुनो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में, हम यहाँ पे बात करते हैं कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू प्लेन वॉल। ठीक है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू प्लेन वॉल। ठीक है, सो हेडिंग डालिएगा कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू प्लेन वॉल, कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू प्लेन वॉल। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं स्लैब। क्लियर पॉइंट? ठीक है, सो अब यहां से अगर मैं बोलता हूं, मान लीजिए मेरे पास क्या है, मान लीजिए मेरे पास ये आपके पास स्लैब है, ये आपके पास प्लेन वॉल है। ठीक, और ये जो प्लेन वॉल है, इस प्लेन वॉल का ये मेरे पास कौन सा फेस हो गया भाई, लेफ्ट फेस, और ये मेरे पास क्या हो गया भाई, राइट फेस। करेक्ट, लेफ्ट फेस का जो टेम्परेचर है, लेफ्ट फेस के टेम्परेचर को मैं बोल देता हूं T1 है, और जो राइट फेस का जो टेम्परेचर है उसको मैं क्या बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं T2 है। क्लियर पॉइंट? ठीक, अच्छा, ये जो आपके पास थिकनेस है, ये जो वॉल की जो थिकनेस है वो मेरे पास कितनी है, वो मेरे पास है डेल्टा, और ये जो आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया है वॉल का वो मैं क्या बोल देता हूं, वो मैं बोल देता हूं A है। करेक्ट, और
अब ये जो मटेरियल सॉरी ये जो स्लैब जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है, उस मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ के। जो मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ के, राइट। सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि देखो इस फेस का टेम्परेचर T1 है, इस फेस का टेम्परेचर T2 है। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई इसको एक काम करता हूं, इसको मैं x डायरेक्शन बोल देता हूं, ठीक है। सो मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि x के साथ आपके पास जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा। क्लियर पॉइंट, x के साथ जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। क्लियर। सो मैंने आपको बताया था कंडक्शन हीट ट्रांसफर जब आप पढ़ते हो तो दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपके पास स्पेस के साथ या टाइम के साथ आपके पास टेम्परेचर का वेरिएशन आपको फाइंड आउट करना है, और सेकंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर। करेक्ट है। सो पहला आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या था, पहला ऑब्जेक्टिव था कि आपको टेम्परेचर का वेरिएशन फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर वेरिएशन आपको फाइंड आउट करना है। और जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था वो सेकंड ऑब्जेक्टिव मेरे पास क्या है, सेकंड ऑब्जेक्टिव है मेरे पास रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्टिव्स है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब ये दोनों ऑब्जेक्टिव मतलब आपके पास दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देना है, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हम कहां पे जाते हैं, हम जाते हैं बेसिक्स में। और बेसिक्स हमको पढ़ बोलता है क्या, बेसिक बोलता है कि भाई आप जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन यूज करो। करेक्ट है। सो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हम जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन की बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो यही लिखते हैं क्या हम, del square t plus q dot g by k is equal to 1 by alpha del t by ये हो गया डेल्टा। करेक्ट है, यही हम लिखते हैं, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ एजम्पशंस मैं पुट करने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं बहुत पहले बार सिंपल केस डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे जो है हम बहुत सिंपल केस डिस्कस कर रहे हैं, और आपके पास सिंपल केसेस को कैसे बना रहे हैं, नंबर ऑफ एजम्पशंस पुट करके। क्लियर। और वो नंबर ऑफ एजम्पशंस क्या क्या है, तो पहला जो आपके पास एजम्पशंस है, ठीक है। अब देखो एजम्पशन के लिए ये घबराना नहीं है, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम में मेंशन होगा, ठीक है। ये जो एजम्पशंस है, ये एजम्पशन कभी भी अपने मन से नहीं ले लेना, ठीक है। अपन ऐसा नहीं कि कुछ भी अपन मान ले, गेटिंग माय पॉइंट। ये जो एजम्पशंस है, ये एजम्पशंस आपको प्रॉब्लम में मेंशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बहुत सिंपल केस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आगे आपके पास थोड़े से आपके पास डिफरेंट केसेस मिलेंगे, ठीक है। आपके पास उसमें एजम्पशंस डिफरेंट एजम्पशंस होंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सिंपल केस डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो फर्स्ट एजम्पशन, जो पहला एजम्पशन है वो आपके पास क्या है, देखो मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, वो आपका हमेशा रहेगा। जो पहला एजम्पशन है मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, वो हमेशा रहेगा, तभी आप ऐसा हीट जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिख पाए हो। उसके अलावा और क्या क्या एजम्पशन है, तो उसके अलावा और कौन कौन सा एजम्पशन है कि भाई आपके पास स्टडी स्टेट कंडीशन जो है वो मेंटेन है, ठीक है। आपके पास जो स्टडी स्टेट कंडीशन है वो मेंटेन है। आपके पास जो हीट एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है या फिर आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास वन डायमेंशनल है, और वन डायमेंशनल में भी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। करेक्ट। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट एजम्पशन है वो आपके पास क्या है कि भाई इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं हो रहा है, मतलब नो इंटरनल हीट जनरेशन, ठीक। इसके अलावा मैं क्या बोलता हूँ, इसके अलावा मैं बोलता हूँ कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास आगे जब आप प्रॉब्लम्स पढ़ो तो उसमें आपके पास हीट जनरेशन भी हो, आपके पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर का फंक्शन भी हो, बट यहाँ पे फिलहाल, ठीक है, हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कांस्टेंट है और टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आप एक्स डायरेक्शन में जाएंगे आपके पास क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर चेंज होगा, और टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है उसमें भी चेंजेस आएगा। बट फिलहाल हम क्या मान के चल रहे हैं कि आपके पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। उसके अलावा और बाकी एजम्पशंस, ठीक है। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है, राइट। अब देखो, अब ये जो एजम्पशंस है, इन एजम्पशंस को आप यहाँ पे पुट करके देखिए, तो आपके पास ये जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है ये आपके पास सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। कैसे सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, देखो अगर मैंने बोल दिया स्टडी है, तो स्टडी है मतलब ये वाला टर्म जीरो, इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं है मतलब ये वाला टर्म जीरो, ठीक है। वन डायमेंशनल है, तो वन डायमेंशनल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर टी, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि मैंने एजम्पशन इसमें में लगा दिया कि मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि टेम्परेचर जो वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। सो आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट। अब देखो, अब आपके पास ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला है ना, उसको आप दो बार इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। टू टाइम्स
टाइम्स आप इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू c1x प्लस c2, यही मिलेगा। ठीक है, t इज इक्वल टू c1x प्लस c2 करके बताओ क्या। ठीक है, चलिए देख लो भैया, ये हो जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा c1। ठीक है, एक बार फर्दर इंटीग्रेट करिए तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू c1x प्लस ये हो गया मेरे पास c2। क्लियर। और c1 और c2 मेरे पास क्या है भाई, c1 और c2 जो मेरे पास है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। करेक्ट है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, क्या चाहिए होगी, आपको चाहिए होगी बाउंड्री कंडीशन। करेक्ट, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स है, इन इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए होगा बाउंड्री कंडीशन। और वो बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगा, वो बाउंड्री कंडीशन बनेगा, देख लो प्रॉब्लम के हिसाब से बाउंड्री कंडीशन बनता है। बाउंड्री कंडीशन हमेशा प्रॉब्लम के हिसाब से बनता है, और प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है उस चीज को समझिए। क्या दिया है आपको, एट x इज इक्वल टू 0 t बिकम्स t1, यही दिया है ना। और सेकंड आपको क्या दिया है, सेकंड आपके पास बाउंड्री कंडीशन क्या बन जाएगा, एट x इज इक्वल टू डेल्टा t बिकम्स t2, यही होगा ना। एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इस फेस पे, x इज इक्वल टू डेल्टा आपके पास राइट वाले फेस पे। सो x इज इक्वल टू 0 t बिकम्स t1 एट x इज इक्वल टू डेल्टा t बिकम्स t2। करेक्ट। नाउ दो बाउंड्री कंडीशन, दो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आसानी से आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को। सो एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, पहली बाउंड्री कंडीशन से अगर देखोगे, एट x इज इक्वल टू 0 t बिकम्स t1, सो t1 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, c2 के बराबर। और सेकंड बाउंड्री कंडीशन से देखोगे तो एट x इज इक्वल टू डेल्टा t बिकम्स t2, तो ये हो जाएगा t2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा c1, ये हो गया डेल्टा प्लस ये हो जाएगा c2। और c2 की वैल्यू कितनी थी भाई, t1, सो t2 इज इक्वल टू c1 डेल्टा प्लस ये हो जाएगा मेरे पास t1, सो c1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा t1 माइनस t2 माइनस t1 अपॉन ये हो जाएगा डेल्टा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास c2 की वैल्यू निकल गई। करेक्ट, c1 की वैल्यू मेरे को निकल गई, c2 की वैल्यू मेरे पास निकल गई, राइट। अब देखो अब करना क्या है, लिख दो यहाँ पे, पुट कर दो आपके पास। सो t इज इक्वल टू c1 की वैल्यू, सो c1 की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1 इनटू x बाय डेल्टा, ये हो गया। c2 की वैल्यू पुट करोगे तो c2 की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा t1। सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू t1 प्लस ये हो जाएगा t2 माइनस t1 और ये हो जाएगा x बाय डेल्टा। ये आ गया, ठीक है। और देखो यहां से मेरे को क्या समझ आ रहा है, मेरे को ये समझ आ रहा है कि टेम्परेचर x के साथ तो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो x के साथ तो चेंज हो रहा है, लेकिन कैसा चेंज हो रहा है, तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई x टू द पावर 1 है, और x टू द पावर 1 का मतलब क्या होता है, x टू द पावर 1 का मतलब होता है लीनियर वेरिएशन। करेक्ट है, तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा वो x के साथ कैसा होगा, लीनियर वेरिएशन। मतलब यहाँ पे t1 है, यहाँ पे t2 है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है वेरिएशन। करेक्ट है, और ये मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि जो वेरिएशन होगा, ये वेरिएशन मेरे पास कैसा होगा, लीनियर वेरिएशन। क्लियर। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, पहला ऑब्जेक्टिव था टेम्परेचर का वेरिएशन निकालना, तो आसानी से आपके पास टेम्परेचर का वेरिएशन निकल गया। करेक्ट। अच्छा, सेकंड ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या है, सेकंड ऑब्जेक्टिव है आपके पास कितना रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कितना रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे भाई, आपके पास फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है, और फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन आपका लिखते हो q डॉट इज इक्वल टू माइनस ka dt बाई dx, यही आप लिखते हो। ठीक। अच्छा, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्टली dt बाई dx को लिख सकते हो, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास लीनियर है। तो टेम्परेचर का वेरिएशन अगर लीनियर है तो साफ साफ मैं यहीं से लिख सकता हूं dt बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई डेल्टा, ये लिख सकते हैं। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, अगर लीनियर नहीं होता तो लीनियर नहीं होता तो ये आप कभी नहीं लिख सकते। ठीक है, फिर आप कहां से जाते हैं, फिर आपके पास टेम्परेचर का वेरिएशन मिल जाता। टेम्परेचर का वेरिएशन मिलने के बाद आप क्या करते हैं, dt बाई dx यहां से फाइंड आउट करते हैं, फिर वापस आके यहां पे पुट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। सिंस यहां पे आपके पास लीनियर है, इसीलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं dt बाई dx इज इक्वल टू t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई डेल्टा। सो यहां से क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा q डॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ka माइनस अंदर ले लीजिए तो ये हो जाएगा t1 माइनस t2 डिवाइडेड बाई ये हो गया मेरे पास डेल्टा। करेक्ट। तो कितना आ जाएगा, रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर, दिस इज नथिंग बट द ka t1 माइनस t2 डिवाइडेड बाई ये हो गया डेल्टा। दिस इज द रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक है, इतना आपके पास क्या होगा, इतना आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो ये आप समझिए। ठीक है, सिंपल है, आपके पास कुछ भी नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, टेम्परेचर का वेरिएशन फाइंड आउट करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर निकालना। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है और मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट,
ठीक, बट फिलहाल यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, वो आप देखिएगा। चलिए अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैं दो वॉल कंसीडर करके चलता हूं, ठीक है। दो वॉल जो कि डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है बट बाकी चीज सेम है, ठीक है। दो वॉल है, ठीक है, और ये जो वॉल है, इस वॉल की ये जो थिकनेस है, इसको मैं बोल देता हूँ, ये मेरे पास क्या है वो डेल्टा, ठीक है। वैसे ही मेरे पास एक और वॉल है, वैसे ही मेरे पास एक और वॉल है, ये वॉल है, और ये जो वॉल है, इस वॉल की जो थिकनेस है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है डेल्टा। अच्छा, ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए, यहां पे भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए, करेक्ट। अच्छा, यहां से कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां से कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये हो गया क्यू डॉट कंडक्शन, और यहां से भी कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल सेम कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। मतलब आप इस वॉल को देखो, इस वॉल को देखो, तो दोनों वॉल से आपके पास क्या हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, करेक्ट। अच्छा, इसके इस फेस का टेम्परेचर क्या है, T1, इसके इस फेस का टेम्परेचर क्या है, T2, इसके इस फेस का टेम्परेचर क्या है, T1 डैश, इसके इस फेस का टेम्परेचर कितना है, T2 डैश। क्लियर पॉइंट, ठीक। ये जो वॉल जिस मटेरियल का बना है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K1, इसकी ये जो वॉल जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी मेरे पास क्या है, K2, करेक्ट। मतलब ये दो वॉल है, ये आइडेंटिकल तो है लेकिन आपके पास मटेरियल अलग अलग है, करेक्ट। ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, और ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, ठीक है। चलो टाइमिंग आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। ये जो आपके पास क्या है, वॉल नंबर 1, ये मेरे पास क्या है, वॉल नंबर 2। वॉल नंबर 1 कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। वॉल नंबर 1 कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, और वॉल नंबर 2 जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में अगर बात करूं, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन इंपोज कर रहा हूं, और वो कंडीशन क्या इंपोज कर रहा हूं कि मान लो K1 ग्रेटर है किससे, K2 से, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। आपके पास उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल का बना है, उस केस में इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। फिलहाल मैंने क्या एज्यूम कर लिया, मैंने ये एज्यूम कर लिया कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 1 की ज्यादा है किससे, 2 से। तो मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो वॉल आप देख रहे हो ना, इस वॉल के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे इस वॉल के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या है भाई, T1 माइनस T2, ठीक है, 1। अच्छा, इस वॉल के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, T1 डैश माइनस T2 डैश, ये हो गया 2 के लिए। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आपके पास वॉल के अक्रॉस जो आप ये टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे हो, किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, ठीक। आपके पास ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो आप देख रहे हो 1 और टेम्परेचर ग्रेडियंट जो आप देख रहे हो 2, दोनों में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है। या फिर तीसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो आपके पास प्रोफाइल बनेगी, क्या प्रोफाइल बनेगी, टेम्परेचर प्रोफाइल बनेगी, ठीक, टेम्परेचर प्रोफाइल। और यहाँ पे देखो ये थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, ये थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। इस मटेरियल के लिए दिस K1 इज नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इस मटेरियल के लिए K2 इज नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, करेक्ट। सो आपके पास अगर मैं बोलूं कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा। यहाँ पे भी जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। इसके लिए ये जो है, ठीक है, ये जो स्लोप है इसको मैं बोल देता हूँ ये θ1 है, और ये जो स्लोप है, ये स्लोप मेरे पास क्या है, θ2 है। सो अगेन मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन आपके पास यही है कि θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होगा, θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होगा। ये तीनों के तीनों सेम क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चंस नहीं है, क्लियर पॉइंट। ये तीनों के तीनों ही आपके पास क्या है, तीनों के तीनों ही आपके पास सेम क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है। तो यहां से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नाउ फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन सबको पता है भाई, फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन Q डॉट कंडक्शन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस Ka dt by dx, हम ये लिखते हैं ना, ठीक है। रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू माइनस Ka dt by dx, करेक्ट। अब देखो, अब आपके पास मैंने बोला कि दोनों ही वॉल से सेम अमाउंट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर है, मतलब ये क्या है भाई, ये तो सेम है, ठीक है। ये आपके पास जो Q डॉट कंडक्शन है ये दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए सेम है, ये दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो अच्छा, इसको मैं इस फॉर्मेट में भी लिख लूं क्या, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं क्या, Q डॉट कंडक्शन डिवाइडेड बाय A, और ये हो गया कंडक्टिव हीट फ्लक्स, और ये हो जाएगा A dt by dx, करेक्ट है ना, ये लिख सकते हैं, क्लियर पॉइंट, ठीक है। माइनस साइन के लिए उतना वरी करने का जरूरत नहीं है, राइट। अब देखो, अब यहां से अगर देखोगे तो दोनों वॉल के लिए ये मेरे पास सेम है, दोनों वॉल के लिए ये मेरे पास सेम है, मतलब क्या है भाई कि दोनों वॉल के लिए ये वाला जो टर्म है या फिर Q डॉट है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया कांस्टेंट, और ये क्या लिख सकता हूं, ये हो गया K dt by
dx। ये लिख सकते हैं। मतलब आपके पास क्या है, आपके पास दो पैरामीटर आप देख रहे हो, एक तो आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी है और दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा है मेरे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट। और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट के बराबर। क्लियर। सो इट इज अ क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आपके पास k1 इज ग्रेटर देन आप k2 बोलते हो, इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलता हूं, मैंने कंडीशन क्या डाली थी, कंडीशन मैंने डाला था कि k1 इज ग्रेटर देन क्या है, k2, ये मैंने कंडीशन इंपोज किया था। सो इसका मतलब साफ साफ यहां से दिख रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होने वाला है। सो k1 अगर ग्रेटर देन है k2 से, तो dt by dx 2 इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, dt by dx 1। करेक्ट है। सो यहां से हम क्या कमेंट कर सकते हैं, कमेंट ये कर सकते हैं कि आपके पास जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है इस वॉल में आपके पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वॉल, या फिर मैं बोलूं कि आपके पास वॉल के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस किसमें ज्यादा होगा। तो यहां से मैं, अच्छा ये साफ साफ लिखा हुआ है, किसमें ज्यादा होगा, आपके पास वॉल नंबर 2 में आपके पास ज्यादा होगा। ठीक है। सो dt by dx2 ये हो गया, ग्रेटर हो गया किसके, इसके कंपेयर में। स्लोप की अगर बात करते हो तो भाई dt by dx एक्चुअली है क्या, क्या प्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को ही तो प्रेजेंट करना है ना। सो अगर आपके पास dt by dx सेकंड केस में ज्यादा है, इसका मतलब थीटा 2 भी जो होगा वो क्या होगा, थीटा 1 से ज्यादा होगा।